हेलो बच्चों। हम 8वीं कक्षा के लिए हिंदी का काम शुरू कर रहे हैं। ये आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है बसंत, और इसका हम पहला पाठ आज से शुरू करेंगे। पहला पाठ जो है वो आपका एक कविता है, और कविता का नाम क्या है? ध्वनि। ध्वनि का मतलब आप सबको पता होगा। ध्वनि का अर्थ होता है आवाज़, यानी कि साउंड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये कविता आपकी लिखी हुई किसने है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। निराला इनका उपनाम है, जैसे आपके नाम के आगे कुछ लगता है इस तरह से इनका नाम है निराला। अ, तो ये कविता मैं आपको इसकी व्याख्या समझा देती हूँ। वैसे आपको पता है कि कोई भी कविता जब आप करते हो तो उसके लिए आपको 3 चीज़ें करनी होती हैं उसमें। पहले आप प्रसंग करते हो, फिर उसकी व्याख्या करते हो, और फिर उसके लिए विशेष बताते हो। तो सबसे पहले तो आप जब प्रसंग करते हो, वैसे तो आपने पिछली कक्षाओं में भी किया होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा फिर भी बता देती हूँ आपको कि प्रसंग जब करोगे तो प्रसंग में आप क्या करते हो? कविता का नाम बताते हो, कवि का नाम बताते हो, आपकी पुस्तक का नाम बताते हो। ठीक है? तो इस कविता के लिए जब आप शुरू करोगे प्रसंग, सॉरी, तो प्रसंग में आप क्या लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश। पद्यांश क्या होता है? जो कविता का हिस्सा होता है। पूरी कविता नहीं करें, क्योंकि आपको जब पेपर में आएगा या जैसे भी आप करोगे तो थोड़ा थोड़ा, जैसे ये फर्स्ट पैरा है आपका, ये सेकंड पैरा है, थर्ड है, ये फोर्थ है, तो ये जो है एक पैरा पूरी कविता का क्या है? ये पद्यांश है। इसलिए हम इसको पद्यांश बोलते हैं। जो पाठ होते हैं आपके उनको गद्यांश बोलते हैं। तो ये जैसे फर्स्ट पैरा, अगर आपका पेपर में व्याख्या करने के लिए आती है तो एक पैरा आएगा इसमें से कोई सा भी, तो इसीलिए हम उसके लिए क्या शब्द प्रयोग करेंगे? पद्यांश शब्द का प्रयोग करेंगे। तो जब आप इसका प्रसंग लिखना शुरू करोगे तो उसमें क्या बताओगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत से संकलित ध्वनि नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता, रचयिता मतलब या इसके कवि भी आप लिख सकते हो, इसके कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। कवि ने इस कविता के माध्यम से क्या कहा है? कवि ने कलियों और फूलों के खिलने के माध्यम से आलस्य और निराशा को दूर करने का संकेत दिया है या संदेश दिया है। ठीक है? ये आप प्रसंग में बताओगे। उसके बाद हमारी व्याख्या शुरू हो जाएगी। व्याख्या से पहले आप कविता पढ़ोगे। अभी न होगा मेरा अंत। यहाँ अंत से कवि का क्या अर्थ है? मृत्यु। अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। मृदुल क्या होता है? कोमल। अभी न होगा मेरा अंत। तो कवि यहाँ पे क्या कहना चाहता है? कवि का मानना है कि अभी उसके जीवन का अंत नहीं हुआ है। अभी अभी तो उसके जीवन रूपी वन में सुकुमार शिशु रूपी वसंत का आगमन हुआ है। जिस प्रकार वसंत के आते ही प्रकृति में चारों ओर हरियाली छा जाती है, उसी तरह से अभी अभी उसके जीवन में कोमल वसंत यानी कि कोमल जीवन का संचार आना शुरू हुआ है। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्यूष मनोहर। तो यहाँ पे कवि क्या कह रहा है कि जिस तरह वसंत ऋतु आने पर चारों तरफ प्रकृति में कोमलता, मृदुलता, सुंदरता दिखाई देती है, और ये जो कोमल शरीर वाली डालियाँ कलियाँ सुंदर रूप से चारों तरफ खिल जाती हैं, उसी प्रकार कवि भी अपने जीवन में अपने कार्यों के द्वारा चारों ओर यश फैलाना चाहता है। वो अपने जीवन से आलस्य को दूर करना चाहता है, अर्थात अपने जीवन के आलस्य, निराशा, बाधाओं को दूर भगाना चाहता है, ताकि वो अपने जीवन को नए कार्यों की तरफ लगा सके। प्रसंग आपने वही रखना है सारे के, कोई भी पहरा आपका आ जाए तो प्रसंग आपने वही रखना है सबके लिए। पुष्प पुष्प से तंद्रा लस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं। यहाँ पे कवि क्या कहना चाहता है? इस पद्यांश में कवि कहता है कि वो फूलों की नींद भरी आँखों से
आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त और जागरूक बनाना चाहता है। वो अपने जीवन के अमृत से उन्हें सींचकर हरा भरा करना चाहता है, अर्थात वो अपने जीवन में नए प्राणों का संचार करके नई शक्ति से नए कार्यों को करके आगे बढ़कर सफलता प्राप्त करना चाहता है। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। फिर कवि फिर से वही बात कहता है कि अभी मेरा अंत नहीं हुआ है, अभी मेरी मृत्यु नहीं होगी, अभी अभी तो मैंने जीवन को जीना शुरू किया है। जिस तरह बसंत के आने से चारों तरफ हरियाली आती है, उसी तरह से मेरे जीवन में भी अब खुशहाली आ चुकी है और मैं अपने नए जीवन को जीना चाहता हूँ। और द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे यहाँ अनंत। यहाँ पे कवि का क्या मतलब है कि अभी तो मुझे बहुत से काम करने हैं। वो प्रत्येक फूल से अपनी आभा बिखेरने के लिए बोलेगा। वो अपने जीवन की आभा, अपने दायित्व की भावना को यशस्वी बनाकर वसंत की हरियाली की भांति चारों ओर बिखेरना चाहता है। वो अपने अदृश्य और अनंत से सप्राण भेंट करना चाहता है। वो जानता है कि अभी उसका अंत नहीं हुआ है, अभी तो उसने जीवन को जीना शुरू किया है। तो ये आपकी फर्स्ट कविता तैयार हो चुकी है। इसका प्रसंग करना है, व्याख्या करनी है, और लास्ट में आप जब विशेष लिखोगे तो विशेष में क्या बताओगे? विशेष में आप बताते हो, कोई भी कविता का विशेष जब लिखते हो तो उसमें उसकी थोड़ी सी भाषा के बारे में बता देते हो, और उसमें जो व्याकरण का प्रयोग हुआ है वो बातें कुछ बता देते हो। जैसे कि आपकी इस कविता में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। आप ये लिख सकते हो कि प्रस्तुत पंक्तियों में खड़ी बोली का प्रयोग है, और भाषा जो है वो बहुत ही सहज और सरल है। प्रसाद गुण के साथ ओज गुण का भी प्रयोग है। प्रसाद गुण होता है, जैसे आपको पढ़ने से मिठास का अनुभव होता है। जब आप कविता पढ़ते हो तो बहुत अच्छी लगती है आपको पढ़ने में, तो वहाँ पे आपको प्रसाद गुण मिलता है। और ओज गुण होता है जो आपको थोड़ा सा जागरूक करता है किसी चीज़ के लिए। आपको लगता है कि उस कविता को पढ़कर आप में थोड़ी ऊर्जा महसूस करते हो आप, तो वहाँ पे ओज गुण होता है। तो इसलिए आप विशेष में ओज गुण और प्रसाद गुण दोनों लिख सकते हो। और आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग है। आत्मकथात्मक शैली का मतलब होता है कि कवि ने अपने माध्यम से बात कही है। अभी शुरू में ही उसने लिखा है ना, अभी ना होगा मेरा अंत। तो जब अपने माध्यम से कोई बात कहता है कवि, तो वहाँ पे आप लिख सकते हो विशेष में आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। ठीक।